हेलो गाइस, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया इस बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैंने इसी बार 12th क्वालिफाई किया है, तो एयरफोर्स का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो क्या होता है और कैसे कैसे वो ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसीजर आप थोड़ा हमें बता दीजिए। तो आपका भाई इस वीडियो को लेकर हाजिर है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पूरा प्रोसेस जानेंगे फॉर्म फिलिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक। तो पहला बात आती है कि क्या इसे 12th अपीयरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, ये 12th बाद ही अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट तो भाई अब इसमें बात आती है कि इसमें कितने ट्रेड होते हैं। तो इसमें दो होते हैं, एक्स और वाई। एक्स होता है टेक्निकल और वाई होता है नॉन टेक्निकल, ठीक है। और एक बात और, ये एयरफोर्स का जो एक्स वाई का जॉब है वो एयरमैन के लिए है, ये ऑफिसर्स के लिए नहीं है, पहली बात, ठीक है। इसमें कोई एसएसबी नहीं है। और तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? तो देखो, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको मार्क्स जो होने चाहिए वो 50% एग्रीगेट होना चाहिए और इंग्लिश का 50 नंबर होना चाहिए। 50 में अगर 49 भी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 50 से ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है कि इसमें फोटो कैसा लगता है। तो ब्रदर, फोटो जो होता है स्लेट पकड़ के कैरी नंबर 426 वगैरह टाइप में वो फीलिंग आती है, बट वो स्लेट से वहां पे नेम और नीचे DOP नॉट DOB डेट ऑफ फोटो लिखना पड़ता है कि कहाँ, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा पुराना वो फोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फॉर्म फिलिंग करते वक्त आपसे वेट, हाइट, साइज, जूते का साइज, कमर का साइज सब कुछ पूछ ले जाता है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा अच्छी फीलिंग आती है। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे फॉर्म फिलिंग करते वक्त आपको एक लास्ट में पूछा जाता है कि आप एक्स भरना चाहते हैं या वाई भरना चाहते हैं या बोथ भरना चाहते हैं। तो काफी बच्चे एक्स वाई बोथ भर देते हैं। तो क्या एग्जाम फॉर्म एक साथ भरने से क्या रिजल्ट साथ में आएगा? तो भाई मेरे बिल्कुल नहीं, रिजल्ट का अलग अलग होता है। हाँ, इंग्लिश कॉमन होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो देखो, एग्जाम पैटर्न जो भी अगर बोथ भरे उनका क्या होता है? पहले होता है भाई मेरे फिजिक्स का पेपर, ठीक है। फिजिक्स का हो जाता है, फिर मैथ का हो जाता है, ठीक है। और बीच बीच में मात्र 2 मिनट का गैप मिलता है, वो भी वहीं पे बैठे रहना आपको, वहां पे टॉयलेट वगैरह करने नहीं जा सकते। अगर ज्यादा लगा तब उम्मीद करते हैं कि आपको जाने दें, लेकिन वो जाने नहीं देते वैसे, ठीक है। फिजिक्स हो गया, फिर मैथ हो गया, फिर होता है इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश के बाद ये तो भाई मेरा हो गया एक्स ग्रुप, और इंग्लिश के बाद बस 2 मिनट का ब्रेक और फिर 2 मिनट से कम ही का टाइम मिलता है, बस कम टाइम मिलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद रागा का पेपर हो जाता है आपका। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। तो देखो भाई, अब इसमें एयरफोर्स एक्स ग्रुप में क्या होता है कि 70 नंबर का क्वेश्चन होता है। 70 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर आप 40 प्लस ला दिए ना तो आप सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो, मेरिट एनरोलमेंट लिस्ट तक आप सेफ हो, बिल्कुल, ठीक है। उससे कम रहेगा तो थोड़ा लगा रहा था कि होगा या नहीं होगा, इसलिए 40 प्लस ला दिए तो बिल्कुल कंफर्म हो जाओ कि तुम्हारा हो ही जाएगा, ठीक है। वाई हो या एक्स हो, आप 40 प्लस ला दिए कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो भाई मेरे ये हो गया एग्जाम पैटर्न कि क्या क्या होता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि क्या रिजल्ट अलग अलग आता है। तो हाँ भाई मेरे, देखो, इंग्लिश का भले ही कंबाइंड होता है तो इंग्लिश का दोनों मार्क्स मिला लिया जाता है। इंग्लिश कॉमन होता है तो एक्स में भी इंग्लिश का मार्क्स जोड़ लिया जाता है और वाई में भी इंग्लिश का मार्क्स जोड़ लिया जाता है। ओके, तो अब सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या रहती है इसकी? सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ इसकी रहती है 10 नंबर। वैसे फिजिक्स में कभी 8 हो जाता है, कभी 9 हो जाता है, तो लेकिन वैसे नॉर्मली 10-10 रहती है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न, हो गया पूरा अब एग्जाम के बारे में। अब रिजल्ट, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट क्या होता है। और हाँ भाई मेरे डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको 17 से 21 के बीच में, ज्वाइनिंग टाइम तक आपका 21 वर्ष एज होना चाहिए, ठीक है। तो ये एज क्राइटेरिया भी हो गई। अब बात आती है कि भाई रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है और उसी दिन आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड आ जाता है। तो ये हो गया हमारा फेज 2 के रिजल्ट आने के पहले का पूरा प्रोसेस। अब बात आती है फेज 2 की। ओके भाई, तो ठीक है, फेज 2 आ गया, रात मतलब कि रिजल्ट आया थोड़ा, वैसे तो उस टाइम खुलेगा नहीं, लेकिन कोशिश करते रहना खुल जाएगा, वैसे रात में खुल जाता है। तो रिजल्ट जब भी देख लिया फेज 2 अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत बढ़िया। फेज 2 में क्या होता है? तो फेज 2 टाइम आपको पूरा ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस, ज्वाइनिंग का जो डॉक्यूमेंट होता है उस टाइम पूरा फेज 2 में वो फिलअप करा लेते हैं। बहुत सारा डॉक्यूमेंट फिलअप कराना पड़ता है, मतलब वो करा लेते हैं, ठीक है। वो हो गया। अब बात आती है कि जैसे ही जाओगे फिर चेस्ट नंबर मिलेगा। चेस्ट नंबर के साथ अब फर्स्ट उसमें क्या काम होता है? PFT होता है, ठीक है। PFT में क्या क्या होता है? फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होता है? 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 माइल आपको दौड़ाते हैं वो लोग 6.5 मिनट में, जबकि नेवी और कोस्ट गार्ड में 7 मिनट का टाइम मिलता है, लेकिन इसमें 6.5 कर दिया। लेकिन जब ऑफलाइन था इसमें 7 मिनट टाइम था, लेकिन अब इसमें 6.5 कर दिया। ओके, तो ये आप अगर पास कर सकते हो तो 1-2 सेकंड थोड़ा सा दे देते हैं, क्योंकि ये होता है ना कि यहाँ पे ग्राउंड पे नहीं होता, वो कराएंगे तो रोड ही पे कराएंगे, मतलब मैक्सिमम जगह वो रोड पे ही कराते हैं। ओके, तो भाई ये हो गया। अब देखो 10 पुशअप्स चाहिए, 20 स्क्वाट चाहिए और 20 सिटअप्स चाहिए। तो ये हो गया हमारा PFT का प्रोसेस।
ठीक है, तो समझ गए कि क्या फिजिकल में चाहिए। 4 चीज चाहिए, 1600 किलोमीटर का दौड़ 6.5 मिनट में, और 10 पुशअप्स और 20 स्क्वाट्स और 20 सीटअप्स। ओके, तो ये मेरा भाई फेज 2 का PFT हो गया। अब आता है 81, मतलब कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। इसमें क्या होता है, आपको पहले होता है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट में क्या होता है, 30 मिनट में 45 क्वेश्चन रहता है। OMR बेस्ड क्वेश्चन सारे रहते हैं। OMR में आपको सब रनते रहो, लेकिन सबको सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। और जैसे कि साइको टेस्ट में क्या होता है कि 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग होते हैं, वो भी ब्लड रिलेशन और सीरीज टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो ये तो हो गया भाई रीजनिंग का पार्ट कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और बात आती है कि जो 45 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखो, ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, जिसमें से आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको रास्ते में कोई एक्सीडेंट होने के बाद खून से लथपथ आदमी पड़ा है, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि यहाँ से वहाँ से आप खुद भाग जाओगे, और दूसरा ऑप्शन रहेगा पुलिस को कॉल करोगे, और तीसरा ऑप्शन रहेगा एम्बुलेंस को कॉल करोगे, और चौथा ऑप्शन रहेगा कि फर्स्ट एड किट का यूज़ करोगे। ओके, तो ये 4 ऑप्शन रहेंगे, लगेंगे सब सही, ठीक है, लेकिन आप कोई भी टिक करो उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। मेन डिसाइड करता है इसमें से रीजनिंग वाला पार्ट, और रीजनिंग वाला पार्ट, और एक चीज़ और डिसाइड करता है कि आपका रीजनिंग बहुत ईजी रहता है, और डिसाइड करता है आपका कि आपने सारा अटेम्प्ट किया या नहीं। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ये नहीं कि एक में फंस गए तो भाई कोई भी मार के निकलो वहाँ से, उसको बाद में देख लेना, टाइम बचे तो कोई भी मार देना, ठीक है। और क्योंकि OMR सेट रहता है तो आप रंग सकते हो जल्दी जल्दी, लेकिन आप ये नहीं करना है कि एक ही में फंसे रह गए। ओके, सारा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और इसी में एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में ही एक और शामिल हुआ है DFT टेस्ट, यानी डायनेमिक फैक्टर टेस्ट। उसका एक MCQ मेरे पास क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस, जैसे कि इसमें आता है 20 क्वेश्चन, 15 मिनट टाइम रहता है, और वो भी OMR बेस्ड ही रहता है, लेकिन इसमें बेसिक इंग्लिश क्वेश्चंस रहते हैं। आपको स्क्रीन पे शो कर भी रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चंस ऐसे टाइप में आते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई हमारा पूरा प्रोसेस। और इसका जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 का जब रिजल्ट आता है तो आपको थोड़ा देर बैठा दिया जाएगा, और थोड़ी देर बाद आपको चेस्ट नंबर वाइज आपका रिजल्ट बता दिया जाएगा। मान लो कि 150, 152, 153 ऐसे बता दिया जाएगा। बीच में जो भी गैप रहेगा उसका नहीं हुआ, मान लो कि वो 81 में आउट हो गया, या PFT में आउट हो गया, या DFT में आउट हो गया, ठीक है, तो आपको चेस्ट नंबर वाइज आपको बता दिया जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद आपको तब तक उस टाइम क्या किया जाएगा आपका कि PIQ फॉर्म होता है, जैसे वो तो इंडिया में होता है, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट मतलब शॉर्ट PIQ फॉर्म कहते हैं उसको, तो वो आपको वहाँ पे फिल करवा लिया जाएगा। अरे भाई मेरे उतना डॉक्यूमेंट फिल करवाते हैं ना वहाँ पे, मतलब फेज 2 में की सारा मतलब की तैयारी कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो भाई ये तो हमारा 81 हो गया। अब 82 यानी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, उसमें क्या क्या होता है, तो भाई GD, जिससे काफ़ी बच्चे डरते हैं, काफ़ी लड़के डरते हैं इससे, GD। तो ये तो है ग्रुप डिस्कशन। इसमें वो पूछते हैं कि क्या इसमें हिंदी में अलाउ है, तो भाई बिल्कुल नहीं, इसमें हिंदी थोड़ा भी अलाउ नहीं है, क्योंकि भाई बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। 15 लड़कों का ग्रुप बनता है, आपको एक कागज़ दे दिया जाएगा, 5 मिनट पढ़ना है उसको, फिर आपको उसमें से आपको जस्ट लाइक पैसेज टाइप में दिया रहेगा, ठीक है। आपको टॉपिक बताया नहीं जाएगा, आपको टॉपिक खुद फाइंड करना है, ठीक है। ओके, फिर बात करना है उसके बारे में, अपना इंट्रो बस गर्दा दे देना, एकदम मस्त इंट्रो दे देना, और 1-2 पॉइंट बोल देना, बस समय हो जाएगा, काम क्लियर, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दूसरों को अच्छे से सुनना है, क्योंकि काफ़ी लड़के मिस्टेक कर देते हैं, वो सुनते नहीं हैं, लगते हैं चिल्लाने की है, मतलब कि लड़ जाते हैं, कुछ लड़ जाते हैं, मतलब बताते हैं कि हम सही हैं, ये सही है, हम सही हैं, ठीक है। वैसा नहीं करना है। ओवर स्मार्ट भी बनोगे तब भी जाओगे, और बकलोल बनोगे तो भी जाओगे भाई मेरे, ठीक है। यानी इसलिए इसका मतलब ये कि बस केवल बीच में आपको बन के रहना है, मतलब ज़्यादा एडवांस नहीं बनना और ज़्यादा लो भी नहीं बनना है, ठीक है। अपना मिडिल में बस काम निकालना है, वहाँ पे ज़्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो राउंड वे में बैठाया जाएगा, आपको हिंदी में नहीं बस इंग्लिश में ही बात करनी होती है वहाँ पे, तो वो उतना भी टफ नहीं होता जितना हवा बना के रखे हैं मार्केट में आदमी, ठीक है। तो उतना कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। ओके, तो शाम तक मेडिकल के सारे फॉर्म भरवा लेते हैं। ओके, तो ये सारे प्रोसेस हो गए वहाँ पे फेज 2 के, ठीक है। फिर आपको 1 महीने वहाँ पे रिजल्ट सुनाया जाएगा, वो भी चेस्ट नंबर वाइज आपको फिर सुना दिया जाएगा। फिर आप वहाँ पे जो भी फिट हुए या जो भी अनफिट हुए, तो जो अनफिट होते हैं उनको संतावना दिया जाता है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, ये वो खूब करते हैं कि अपना तरफ से संतावना दे देते हैं। ओके, तो अब भाई ये हो गया, मतलब कि फेज 2 हो गया। अब बात आती है मेडिकल की। 1 महीने बाद आपको 1 महीने तक टाइम मिलता है, वहाँ पे अपना मेडिकल वगैरह रनिंग करके वेट वगैरह कम करना हो, जो भी करना हो अपना कर लीजिएगा। 1 महीने का टाइम मिलता है। फिर आपको क्या करते हैं मेडिकल में 45 कैंडिडेट को एक साथ बुलाते हैं, और वहाँ पे फिर
सब कुछ चेक होता है। मैंने मेडिकल पे वीडियो बना दिया है, तो वो आपको इस वीडियो के एंड में आपको मेडिकल वाला वीडियो मिल जाएगा। उसमें पता चल जाएगा कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है और मेरा कैसे हुआ था। सारा प्रोसेस मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। ओके, तो फिर मान लो कि भाई मेडिकल वहाँ पे हुआ, वो फिर थोड़ा लेट हुआ, फिर जो फॉर्म फोटोज़ वगैरह जितने आपको कहे जाएंगे, आपको 10 फोटो कम से कम लेके जाना है। ठीक है, कम से कम 8 तो वैसे जरूरी होता है, लेकिन आप 10-12 लेके जाइएगा, कम से कम 10-12 लेके जाइएगा। नहीं तो लगभग मुझे याद नहीं आ रहा उतना, लेकिन लगभग 16 फोटो शायद मैं लेके गया था, 16 फोटो लेके गया था मैं। ओके, तो आप उतना फोटो लेके जाना, वो वहाँ पे कब काम आता है? अगर वहाँ पे मेडिकल फिट हो गया, ग्रीन कार्ड वहीं पे मिल गया, तो आपको सारा फोटो दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा अनफिट हुए या मतलब कि रेफर किया गया आपको, तो उस टाइम वो फोटो का यूज़ होता है। वो फोटो आपको री मेडिकल में जहाँ जिस MH में यानी मिलिट्री हॉस्पिटल में जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र किया मतलब रेफ़र किया जाता है, वहाँ पे वो यूज़ होता है। तो एक फॉर्म 3 फॉर्म भरा जाते हैं, एक वहाँ पे चल जाता है, इधर उधर वो उनका मैटर छोड़ो, उनका उसके बात नहीं करते हम। ठीक है, तो फिर री मेडिकल जिनका मिलता है उनको 21 दिन का टाइम मिलता है, वो MH में आते हैं। और जैसे कि मेरा कलकत्ता हुआ था, तो वो यहाँ पे MH में कमांड हॉस्पिटल में हुआ था मेरा। ओके, तो यहाँ पे तो हम लोग का नीचे ही फॉर्म भरा दिया गया। नीचे फॉर्म भराते लड़के 7 बजे से ही जुटने स्टार्ट हो जाते हैं। और लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि रे मेडिकल में जब स्टार्ट हो ना, तो शुरू के 1 वीक मतलब 10 दिन बाद, शुरू मतलब कि जब भी टाइम मिले तो 10 दिन बाद, और प्लस में और लास्ट के 1 सप्ताह पहले, और आप वहाँ पे जाके अपना चेक करा लेना। वो रोज़ अपना नेम अपना अनाउंस करेंगे, जो भी मिलेंगे वो उनका अपना होते जाएगा। ठीक है, तो वो नेम वाइज वहाँ पे चिल्लाते जाते हैं। तो ये तो हो गया भाई रे मेडिकल का कि क्या होता है। फिर वहाँ पे रे मेडिकल में अगर फिट हो गए तो ठीक है। अब वहाँ पे बात आती है कि PCL में क्या होगा। तो फिर PCL आता है, उसमें सबका नाम होता है, फिट या अनफिट जो भी हो, सबका नाम होता है उसमें। ठीक है, तो लगभग 5000 अप्रॉक्स कैंडिडेट्स का वहाँ पे नाम आता है, फिट अनफिट वो जो भी जितने भी कैंडिडेट्स एनरोल हुए थे फेज 2 वगैरह में मेडिकल में, वो सबका जो भी मेडिकल तक पहुँचे उनका सबका नाम रहता है। और कट ऑफ से 2-3 नंबर ज़्यादा रहता है। अगर आपका जितना भी कट ऑफ है ना, उससे अगर 5 नंबर ज़्यादा है ना, तो आप सेफ़ हैं ब्रदर। आपको थोड़ा भी चिंता करने की बात नहीं। अगर 5 नंबर ज़्यादा है तो आप सेफ़ हैं। ओके, और फिर कुछ दिन बाद आपको आता है एनरोलमेंट लिस्ट, जिसमें से आपको मेडिकल या जो भी कट ऑफ की वजह से बाहर हुए, मेडिकल से जो भी बाहर हुए, उनका नाम हटा के AC वाइज आपको नाम अलॉट होता है। और वो भी ट्रेनिंग सेंटर वगैरह सब अलॉट होता है उसी एनरोलमेंट लिस्ट में, जिसमें से लगभग 1000 से 1500 कैंडिडेट आउट हो जाते हैं। 5000 जितने रहते हैं, क्योंकि कुछ मेडिकल अनफिट फिट अनफिट सब वहीं पे रहते हैं, और बाकी जो कट ऑफ से आउट हुए वो भी वहीं रहते हैं। तो उन सबको हटा दिया जाता है, और बाकी 300 लगभग कैंडिडेट्स स्टैंड बाई में रखे जाते हैं। स्टैंड बाई का मतलब ये होता है ना, जैसे कि मान लो कि कोई बंदा नेवी और एयरफोर्स दोनों, अभी तो कोरोना की वजह से नेवी की ज्वाइनिंग नहीं करा पाया, लेकिन उस टाइम क्या होता है ना कि नेवी पहले ही ज्वाइन करा लेता है। तो नेवी ज्वाइन कराने से तो इस टाइम इसलिए क्या होता है ना कि कुछ बंदे एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले नेवी ज्वाइन कर जाते हैं, तो वो फिर नहीं आ पाते हैं इसमें। तो इसलिए, और कुछ तो जाते ही नहीं हैं, तो इसलिए वो एब्सेंट हो जाते हैं, और उनकी जगह पे जो स्टैंड बाई में है वो उनका क्लियर हो जाता है स्टैंड बाई, और वो ज्वाइन कर जाते हैं। और नहीं भी क्लियर होता वो अगले वैकेंसी में 6 महीने बाद, अगर उनका रेफर हुआ मेडिकल, वहाँ पे भी चेक होता है, और वहाँ पे भी रेफर हुआ तो वहाँ पे मेन कैंडिडेट के तौर पे अगले वैकेंसी में उनको बुला लिया जाता है। तो भाई मेरे ये तो हो गए हमारे के स्टैंड बाई की बात की, कितना क्लियर होता है और कितना नहीं होता है। अब बात आती है ज्वाइनिंग लेटर की। तो ज्वाइनिंग लेटर भाई मेरे ऑफलाइन ही आती है। इस बार बस केवल इसी बार कोरोना की वजह से ऑनलाइन आई, लेकिन हर बार ऑफलाइन ही आएगी, पोस्ट से ही आएगी, और वो ASC वाइज ही आएगी। ये रैंक वाइज नहीं आती, ये ASC वाइज आती है। ओके, तो भाई ट्रेनिंग सेंटर्स कौन कौन है? तो ट्रेनिंग सेंटर्स पहला बेलगावी है, दूसरा नलिया है, और तीसरा अवधि है। तो ये तीनों ट्रेनिंग सेंटर है। ओके, तो ये हो गया। तो और हर बार क्या होता है ना, जैसे कि पहले आपको AC में बुलाया जाएगा, जिस AC से अपना फेस 2 दिया है ना, उस AC में बुलाया जाएगा आपको, और 5 दिन वगैरह जो भी मेडिकल है वहाँ पे आपको किया जाएगा, वहाँ पे रखा जाएगा। फिर आपको वहाँ से बेलगावी ले जाया जाएगा, और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले आपको एक बात करने के लिए घर पे बोल दिया जाता है कि बात कर लो। तो वहाँ पे आपको बात करने के बाद आपको एक पॉलिथीन टाइप में दिया जाएगा, वहाँ पे उसको फ़ोन में रख देना, और उसके ऊपर एक स्टिकर साट दिया जाएगा, वो आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो ये हमारा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हुआ कि क्या क्या प्रोसीजर होता है फॉर्म फिलिंग से लेकर आपको ज्वाइनिंग तक। ओके, तो जैसा भी लगा हो वीडियो मेरे दोस्त वैसा बताना, और भी जैसा वीडियो चाहिए वो कमेंट करना। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त, और अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप बता देना। आपका भाई इस वीडियो को लेकर हाजिर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।